Okay, student. Now we will start plant genetic resources. Uh, Plant genetic resources means sum total of hereditary material, that is allele of a various genes which is present in a crop species or its wild relatives. This is known as genetic resources, gene pool, genetic stocks. Okay, इसका सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है, टोटल जेनेटिक मटेरियल, पूरा जेनेटिक मटेरियल उस स्पीसीज और उसके वाइल्ड रिलेटिव्स में जो अवेलेबल है, ओके, विच इज हेरिटेबल मीन्स विच इज हैविंग द पोटेंशियलिटी टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक स्टॉक और जीन पूल। और इसके क्या क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि जो जीन पूल है वो क्या होना चाहिए, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो होना चाहिए उसमें वेरिएबिलिटी हाईएस्ट होनी चाहिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब उसमें वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम हो, यूनिफॉर्म हो, इट शुड बी वेरिएबल। मतलब सीड कलर सारा ही, जैसे सपोज सीड कलर ले लिया एग्जांपल, तो सीड कलर ऐसा नहीं सारा का सारा उस वेराइटी का सारा वाइट हो या सारा ही ब्राउन कलर का हो, मतलब वाइट भी हो, ब्राउन भी हो, रेड भी, येलो, सारे ऑल द टाइप ऑफ द सीड कलर शुड बी प्रेजेंट इन ए जीन पूल और जीन स्टॉक। और जो इसके अंदर जो जर्म प्लांट में वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, लैंड रेसेस आएगी इसमें, मॉडर्न कल्टीवार, एब्सोल्यूट कल्टीवार, ब्रीडिंग लाइन, वाइल्ड रिलेटिव्स और इट्स फॉर्म। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा उसमें कि क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रेसेस, मॉडर्न कल्टीवार, एब्सोल्यूट कल्टीवार, ठीक है। और जो स्पीसीज है वो कल्टीवेटेड भी होनी चाहिए और वाइल्ड स्पीसीज भी होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। और जो जर्म प्लांट है वो जो कलेक्शन है वो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से होना चाहिए। हाँ, जीन बैंक में होता है, जीन सेंचुरीज में होता है, फार्मर फील्ड में होता है, मार्कर से किया जा सकता है या सीड कंपनीज के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए यूज में लिया जाता है जो आपका जो जीन पूल है, ठीक है। और जो जर्म प्लांट जो है वो जो हो सकता है आपका इंडिजिनस कलेक्शन भी हो सकता है या आपका एक्जोटिक भी हो सकता है। एक्जोटिक मतलब हम फॉरेन से हमने वैरायटी को मंगवाया है ना, और इंडिजिनस यानी कि हमारा खुद का इंडिया का वैरायटी है। तो ये इसके मतलब जो जर्म प्लांट है उसके ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, कि वेरिएशन होना चाहिए, और इसके ये मतलब कि और वेरिएशन के अंदर सारी लैंड रेसेस, मॉडर्न कल्टीवार वगैरह होना चाहिए, है ना। और इसका स्टोरेज हम इन सिटू भी कर सकते हैं, एक्स सिटू भी कर सकते हैं, बाहर से भी मंगवा सकते हैं और खुद की भी वैरायटी का कर सकते हैं। और इसके जो कंपोनेंट है जो मैं पहले बता रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। लैंड रेसेस क्या होती है, लैंड रेसेस यानी कि ओल्ड कल्टीवार, एंशिएंट कल्टीवार, प्रिमिटिव कल्टीवार, ओके। इन जो कि बहुत सालों पुराने से उगाया जा रहा है और जिसके अंदर सारे रेजिस्टेंस के जीन है, मतलब बायोटिक डिजीज़ के, इंसेक्ट पेस्ट के सारे जीन इसके अंदर अवेलेबल है। और ये यूनिफॉर्म नहीं होती, वेरिएशन होगा उसमें, जब वेरिएशन होगा तो यूनिफॉर्म कैसे होगा। और इसकी यील्ड भी लो होती है, जैसे बेबीलोन जो राइस का जो सेंटर ऑफ रीजन बताया, तो ये लैंड रेसेस है उसके अवेलेबल, जैसे ओराइजवा क्लेबर्निमा, ओराइजवा फतवा, तो ये राइस का है जर्म प्लांट सेंटर, जर्म प्लांट कलेक्शन। और नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कल्टीवार का मीन्स है कि जो ओल्ड कल्टीवार थे, जो मतलब फार्मर जो ओल्ड टाइम से उगा रहा था, तो उन ओल्ड कल्टीवार को रिप्लेस कर दिया गया बाय सम वेराइटीज़, जैसे कि K68, 65, PB 591। तो ये ट्रेडिशनल टॉल वेराइटीज़ जो ये इन्होंने ओल्ड कल्टीवार थे जो फार्मर बहुत पहले से उगा रहा था, उन वेराइटी को इनके जो सीरीज़ की जो वेराइटी उन्होंने रिप्लेस कर दिया, मतलब ज़्यादा इम्प्रूव वेराइटी है ये। तो मतलब ये एक्टिव ग्रहण कलर था, चपाती मेकिंग में भी अच्छी थी, तो उन्होंने यूज़ में लेना स्टार्ट कर दिया था बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वेराइटी, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट कल्टीवार। और मॉडर्न कल्टीवार क्या है, ये अभी की जो रिसेंटली जो हाई यील्डिंग कल्टीवार वेराइटीज जो चल रही है ना, IR सीरीज सपोज कर IR8 होगी, जया होगी, है ना, राइस की जो वेराइटीज़ है उसको, है ना, ये वाली, तो वो मॉडर्न कल्टीवार है। और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है और हाईली यूनिफॉर्म होती है, मतलब यील्ड भी उनकी ज़्यादा हाई होती है और ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी दिखाई देती है सारी की सारी। लेकिन इनका जो जेनेटिक बेस है वो नैरो है,
मतलब कि उसमें जो जीन्स की जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है, जब ऑल जीन्स आर सिमिलर मीन्स होमोजाइगस लाइन्स है, और इनकी अडेप्टेबिलिटी भी लो है। मतलब कि एक जगह उगाया और नेक्स्ट जैसे ही उसका एरिया चेंज करेंगे, एरिया चेंज होते ही क्या होगा, उसका यील्ड घट जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लो अडेप्टिबिलिटी। और एडवांस ब्रीडिंग लाइन्स क्या है, मतलब ये म्यूटेंट लाइन्स भी हो सकती है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ, अंडर द ट्रायल्स चल रही है, ये एडवांस ब्रीडिंग लाइन है। वाइल्ड फॉर्म, और वाइल्ड फॉर्म यानी वो वाइल्ड रिलेटिव्स हो गए कोई भी क्रॉप स्पीसीज का, जैसे राइस का ओरिजिवा फतवा हो गया, एक ग्लेबर्निमा हो गया ये वाला। और वाइल्ड रिलेटिव यानी कि जो उसके जो एक्चुअल में कोई स्पीसीज जिससे ओरिजिन हुई है, उस ओरिजिन होके उससे उस ओरिजिनेट जो वाइल्ड फॉर्म है उसकी, उसके रिलेटिव स्पीसीज कौन सी है उसको बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव। जैसे राइस का ओरिजिन हुआ, जैसे ओरिजिवा सेटाइवा का ओरिजिन हुआ ओरिजिवा ग्लेबर्निमा से, और ओरिजिवा ग्लेबर्निमा से उसके रिलेटिव कौन कौन से, जस्ट विच इज द हैविंग द सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव। फॉर एग्जांपल ओरिजिवा फतवा, तो ओरिजिवा फतवा और ओरिजिवा ग्लेबर्निमा आर द वाइल्ड रिलेटिव्स। और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपस में क्रॉस कराओगे ना ओरिजिवा फतवा और ग्लेबर्निमा में, तो स्टेरिलिटी आ जाएगा, एफन बनेगा ही नहीं, दे आर इनकम्पेटिबल। और उसमें हाइब्रिड इनवेरिएबिलिटी भी होगा, सपोज कोई बन भी गया फन तो आगे वो सोइंग करोगे तो फिर उगेगा नहीं वो। और अनडिजायरेबल जीन भी उसमें बहुत सारे होते हैं। और नेक्स्ट है 7 म्यूटेंट्स, मतलब कुछ म्यूटेंट लाइन डेवलप हुई मतलब बाय द म्यूटेजन कौन से हैं, जैसे EMS, MMS और एक्सरे, गामा रेज, तो ये म्यूटेंट्स, ये म्यूटाजन्स हैं। तो इन म्यूटाजन को यूज में लेके राइस के अंदर कुछ जीन, मतलब कि एक तो आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, नेचुरल भी कर सकते हैं। तो ये नेचुरल जीन है, ये DGO जीन और नॉरिन 10 ये है ना, ये नेचुरल है। तो इसमें राइस के अंदर अवेलेबल थे, नॉरिन 10 वीट में अवेलेबल था म्यूटेंट जीन, जिससे क्या हुआ, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ बन गई थी राइस और वीट के अंदर, और लगभग 410 वेराइटीज़ बन चुकी है अभी तक म्यूटेशन को यूज में लेते हुए। और जनप्लांट कंजर्वेशन क्या है, क्यों ज़रूरत है जनप्लांट कंजर्वेशन की, मतलब कि जो अभी इतना ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन हो रहा है, और हाई यील्डिंग कल्टीवार रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड कल्टीवार को। ओके, तो अब कंजर्व नहीं करोगे तो वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। तो वो इसलिए उन जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी जिन जिन क्रॉप की अवेलेबल है अभी तक, तो उनको कलेक्ट करके उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, तो वो जनप्लांट कंजर्वेशन, उसको मतलब 2 तरीके से कर सकते हो, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मीन्स कंजर्वेशन ऑफ जनप्लांट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जहाँ वो उग रही है उसी जगह उसको कंजर्व करना। जैसे मेघालय के अंदर सिट्रस जीन सेंचुरी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जैसे मूसा, बनाना का, सिट्रस का, ओराइजवा, सेकरम स्पीसीज, मतलब शुगर केन का, इन सभी का जो नेचुरल हैबिटेट है उन्हीं में वहाँ पे उनको कंजर्व किया जा रहा है। इसकी मेरिट क्या हो गई, मतलब क्या, मतलब एडवांटेज क्या हो गया, मतलब कि जो कम्प्लीटली जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना उसको वो मिलेगा, और उसका एवोल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि नेचुरल क्रॉसिंग होगा वाइल्ड स्पीसीज़ में या उससे कम वाइल्ड स्पीसीज में या कल्टिवेटेड स्पीसीज में, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस तो रुकेगा नहीं इसमें, तो उसको नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा कुल मिला के, जो कि उसको रिक्वायर है फॉर द देयर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। और डीमेरिट क्या है इसकी, लेकिन सपोज करो कि इसमें कुछ मतलब कि कुछ आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस नेचुरल डिजास्टर जो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो दी जेनेटिक डाइवर्सिटी विल बी लॉस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पैसा बहुत लगता है इसके अंदर फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है। और एक्स-सिटू का मतलब क्या है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन मीन्स अवे फ्रॉम द conserve the germplasm conserve the germplasm away from their natural habitat, away from the natural habitat, मतलब कि सपोज करो कि उस जैसे सिट्रस का मेघालय जीन से उसका ये जीन सेंचुरी था, इन सिटू कंजर्वेशन, अब मेघालय से वो चीज़, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को निकाल के हम किसी और प्लेस में ले जाएं, मतलब हम उसको लेबोरेटरी में ले आए, है ना, लैब में ले आए, फील्ड में ले आए, तो उसको बोलते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन। इसके एडवांटेज क्या है,
मतलब हैंडल उसका हैंडलिंग, मतलब कि जन प्लान का हैंडल करना ईजी है, क्योंकि हमारे अंडर में ना चीप मेथड भी है ये थोड़ा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। बहुत सारा जन प्लान तो आप कंजर्व नहीं कर सकते, मतलब कि लैक्स ऑफ स्पीसीज, सपोज 1000 ऑफ स्पीसीज है किसी, तो उन 1000 को कैसे लैब में कंजर्व करोगे, मुश्किल है थोड़ा। और टाइप्स क्या है फिर आगे कैसे करते हैं, सीड के रूप में आप कंजर्व कर सकते हो, डायरेक्ट सीड को ग्रो करो। प्लांट डायरेक्ट मतलब फील्ड के अंदर प्लांट्स उगा दो, उसके वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड मतलब सकर्स रनर स्टोलन वगैरह वो लेके उसको फील्ड में उगा लो। लेकिन लिमिटेशन क्या है, लार्ज एरिया चाहिए, एक्सपेंसिव बहुत होता है, डिजीज़ वगैरह आ सकती है, मैन मेड होता है, नेचुरल डिजास्टर की भी संभावना है, और ह्यूमन एरर भी हो जाती है इसमें। और नेक्स्ट है कि शूट टिप कल्चर से भी आप कंजर्व कर सकते हो। कैसे, मतलब टिश्यू कल्चर की टेक्निक, वी आर यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। मतलब शूट टिप ले लिया, शूट है उसका टिप को पार्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है, मेरिस्टम जो पार्ट है उसको ले लिया और उसको कल्चर कर दिया, उससे फिर हम 1000 लैक्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं, प्लांटलेट्स। तो ये कंजर्वेशन का मेथड हो गया। ये वेजिटेबली प्रोपगेटेड स्पीसीज़ के लिए अच्छा है, पोटैटो हो गया, कसावा हो गया, इन सभी के लिए बहुत अच्छा है ये। और बाकी जो और भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कंजर्व कर सकते हैं, मतलब कि मेरिस्टम सेल से सेल ले लो या पूरा ऑर्गन ले लो, उसको पूरा ही कंजर्व करा दिया, है ना। जाइगोटिक एम्ब्रियो ले लिया, है ना, पूरा डीएनए ले लिया, उसे डीएनए निकाल के फिर कंजर्व कर लिया। तो ये मेथड है। और ये हो गया आपके कंजर्वेशन के टाइप्स हो गए। और नेक्स्ट है जर्म प्लांट इवोल्यूशन। हाँ, जर्म प्लांट इवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या, हमें यहाँ स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट इन रेस्पेक्टिव देयर मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, इकोनॉमिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल और एंटोमोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए। मतलब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि सपोज कोई 1000 ऑफ प्लांट्स हैं, उन 1000 ऑफ प्लांट्स के लिए विच इज़ द प्लांट्स हैविंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी डिजीज़। तो सपोज 1000 में से हमको मिल गया 10 प्लांट्स, तो उन 10 प्लांट्स को हमने ले लिया, ओके, और उन 10 प्लांट्स को लेके हम उनका जीन को ट्रांसफ़र कराएंगे किसी अदर स्पीसीज़ में, कल्टिवेटेड स्पीसीज़ में। तो ये हो गया जर्म प्लांट इवोल्यूशन, ओके। तो अब ये एसेंशियल है ना। और क्या है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसका मतलब कि मतलब उसका यूज क्या है कि मतलब बायोटिक एबायोटिक स्टेज, रजिस्टेंस, डार्कनेस के जीन, अर्लीनेस के जीन, क्वालिटी जो पैरामीटर्स के जो जीन्स होते हैं उनसे हम ले सकते हैं। जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसी जर्म प्लांट की तो ये जीन हमको मिलेंगे और क्लियर पिक्चर मिलती है किसी इंडिविजुअल जर्म प्लांट्स की कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, हम उस जर्म प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं, एक डेंड्रोग्राम बनता है कि कौन सा किससे रिलेटेड है, कौन सा प्लांट किससे रिलेटेड है। ये वाला स्पीसीज़ इस स्पीसीज़ से रिलेटेड है, लेकिन ये सेकंड वाली स्पीसीज़ किसी फोर्थ स्पीसीज़ से डिफरेंट है, तो हम उससे आपस में एक पेडिग्री बना सकते हैं। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है कि क्या हो गया, एक तो पहला क्या था, वी कैन डिटेक्ट द सम जीन which is having the resistance against the biotic and abiotic stresses. Second is we can classify the germ plant on the basis of their attributes. Third is we can get a clear cut picture about their significance. Okay, क्या क्या यूज है उसका। और ये कुछ मतलब कि ये सेंटर्स के नाम है कि ये कॉटन का रिसर्च सेंटर है, वो कॉटन के जर्म प्लांट को कंजर्व करता है। जैसे ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक के अंदर, ये कटक उड़ीसा के अंदर, ये राइस के जर्म प्लांट को कंजर्व करता है। ठीक है, वीट का हो गया करनाल के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वीट के जर्म प्लांट को कंजर्व करता है। ये सेंटर ऑफ मतलब देयर आर द डिफरेंट सेंटर्स इन इंडिया वेयर द कंजर्व द जर्म प्लांट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। ओके, ये पढ़ लेना। और ये भी डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च इक्रीसेट है, ये हैदराबाद में, ये सोरगम ग्राउंडनट, हाँ, इनके जर्म प्लांट को कंजर्व करता है। ईडी है गया, इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस के अंदर, वो राइस के जर्म प्लांट को कंजर्व करता है। तो ये डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे जर्म प्लांट को कंजर्व किया जाता है ना। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो जर्म प्लांट जो कंजर्वेशन है उसका डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ, उसका इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, क्वारंटाइन जो प्रोसेस है, उसको जो रेगुलेट करता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा। ये तुम्हारा IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ओके, इटली जनेवा में।
ओके। और ये जो अंडर किसके काम करता है, CGIAR, सेंट्रल जेनेटिक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 1972 में बना था FAO ने और वर्ल्ड बैंक ने, दोनों ने मिलकर ये बनाया था। ठीक है। और IBPGR ये बना था 1974 के अंदर, और CGIAR 72 में। ठीक है, ये याद रखना। और जो इंडिया में जो जन प्लान जो कंजर्वेशन का जो काम किया जा रहा है वो NBPGR करता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, न्यू दिल्ली, जो कि 1976 में बना था। और 46 में ये इंट्रोडक्शन जो काम हुआ था जो डिफरेंट वेराइटीज़ का था, जैसे है ना, जैसे कि जो IR सीरीज़ थी, IR सीरीज़ थी, जो राइस का था वेराइटी थे IR सीरीज़ वाली, तो वो IRA ने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था। और वीट की कुछ लाइन्स थी उनको भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बाद में 1966 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ओके। और इस 61 के अंदर एक सेपरेट डिवीज़न बन गया प्लांट इंट्रोडक्शन के नाम से, डिवीज़न ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। किसने बनाया था, HB सिंह ने बनाया था। और NPPGR की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1976। और बाद में एक और बना है 1914 के अंदर, मतलब उससे पहले बन गया NPPGR के रेस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जो ये क्या कहता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देता है। मान लो कि कोई मटेरियल लेके आ गया फॉरेन से वो मटेरियल ले आए, लेकिन वो मटेरियल में भी इन्फेक्टेड ड्यू टू द सम डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट हो सकता है। तो अब इन्फेक्टेड है या इन्फेस्टेड है, तो उसको ग्रो करके वहाँ दिखाया जाता है। वहाँ पे इस सेंटर पे, ये जो फरीदाबाद में, वहाँ पे ये ग्रो करता है ना। फरीदाबाद हो गया, कलकत्ता है, ये आपका देहरादून के अंदर भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, और ये NPPGR। तो ये तीनों सेंटर का ये डिफरेंट क्रॉप्स के लिए है, डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो वहाँ पे उनको ग्रो करके देखा जाता है कि कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर डिजीज़ है तो उसको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और फिर वो इंडिया के अंदर आगे भेजा नहीं जाता है। अगर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया तो दैट मीन कि वो जो मटेरियल है इट इज़ अ सेफ टू ग्रो। ठीक है, ये मतलब है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स और क्वालिटेटिव ट्रेड्स। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेड जो कि डिसकंटिन्यूस, क्वांटिटेटिव, ऐसे ट्रेड जो कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को शो करें, उनको क्वांटिटेटिव ट्रेड्स बोलते हैं। मतलब कि उनका डिग्री ऑफ वेरिएशन है। जैसे प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट हो गई 1.2, सपोज प्लांट हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट प्लांट हाइट सेकंड प्लांट की हो जाएगी 10.2, थर्ड की हो जाएगी 10.4, 10.6, 10.8 सो ऑन। तो ये एक डिग्री ऑफ वेरिएशन है। मतलब उसमें डिस्टिंक्ट फिनोटिपिकली वेरिएशन नहीं है, उसमें डिस्टिंक्ट नहीं है एक प्लांट दूसरे प्लांट से अंदर, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। और क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट वेरिएशन है। डिस्टिंक्ट वेरिएशन यानी कि जैसे एक फ्लावर कलर है रेड और दूसरे का प्लांट का फ्लावर कलर है वाइट, तो रेड और वाइट के अंदर यू कैन डिफ्रेंशिएट, लेकिन यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लांट हाइट ऑफ टू प्लांट्स। देखिए 10.1 सेंटीमीटर और 10.2 में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये क्वांटिटेटिव ट्रेड्स और क्वालिटेटिव ट्रेड्स है ना। और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं जैसे प्लांट हाइट है या सीड वेट है, ये क्या है, जो गवर्न होते हैं ना, कौन से जीन गवर्न करते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं ये, तो बहुत सारे इनको जीन गवर्न करते हैं। और उन सारे जीन का क्या छोटा छोटा इफेक्ट होता है, और वो सारा स्मॉल इफेक्ट से क्या होगा, फिर वो लार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड जो सेकंड जो अफेक्टेड होते हैं वो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। जैसे सीड यील्ड है, अब सीड यील्ड है ना, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया तो सीड यील्ड घट जाएगी, लेकिन फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया, यानी कि अवेलेबल, मतलब जितना रिक्वायर्ड मॉइस्चर उससे चाहिए उससे मिल रहा है, फेवरेबल टेम्परेचर उससे मिल रहा है, तो क्वांटिटेटिव रेट अफेक्ट नहीं होंगे, है ना। लेकिन जैसे ड्रास्टिक एनवायरनमेंट आ गया, क्वांटिटी रेट एकदम से यील्ड उसका घट जाएगा, प्लांट हाइट भी घट जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हाईली अफेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड इज दैट दे गवर्न बाय दी सो मेनी जीन्स मीन्स पॉलीजीन्स। ओके। और ये इसमें डिफरेंस क्या है क्वालिटेटिव ट्रेड्स एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में। क्वालिटेटिव ट्रेड्स के अंदर डिफरेंस ये है कि एक तो एग्जांपल है कि ये जैसे स्ट्रक्चर एंड कलर के जो कैरेक्टर होते हैं वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है। और क्वांटिटेटिव क्या है,
जैसे प्लांट की हाइट, लेंथ, वेट, नंबर, ये सारे उसके हो गए, सीड यील्ड, ठीक है। और सेकंड जो है, जैसे तुम मतलब कि वे डिफरेंशिएट कर सकते हो क्वालिटेटिव ट्रेड्स में कि रेड एंड वाइट डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेड के अंदर तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, है ना, डिग्री ऑफ वेरिएशन है वहाँ पे, ओके ना। प्लांट हाइट 10.1 और 10.2 हो गया जैसे ऐसे। और फिर जो क्वांटिटेटिव ट्रेड है वो गवर्न होते हैं, वो कुछ ही जीन से गवर्न होते हैं, दे आर गवर्न बाय ओनली द फ्यू जीन्स और सिंगल जीन। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ट्रेड है दे आर गवर्न बाय मेनी जीन्स, ओके। और ये जो आपका है 1 2 3 4, जो फोर्थ जो डिफरेंस है वो है, their qualitative traits are not affected from the environment, but quantitative traits are affected from the environment because they govern by many genes, okay, और polygenes। और जो फिफ्थ है, इनके अंदर इंडिविजुअल मेटिंग हो सकती है, ठीक है ना, प्रोजनी में। लेकिन यहाँ पे जो मेटिंग होती है ना, पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन यहाँ 1 2 3 में मीटिंग है, और यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल पे मीटिंग कराना पड़ेगा, है ना। ऑल पॉसिबल टाइप, ऑल पॉसिबल मेटिंग इन पॉपुलेशन। और लास्ट जो है, जो ये जो एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव ट्रेड्स का, वो किया जाता है मतलब रेशोज़ में, फ्रीक्वेंसी में। जैसे मैंडेरियन ट्रेट हो गया, कोई भी ले लो, फ्लावर कलर है तो उसका रेशो में निकालते हैं 3:1, या जो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 निकलेगा। और लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेड के केस में ऐसे नहीं होता। और इनका जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, वो रेशो में नहीं निकलता। एडवांस मेटिंग डिज़ाइन हमको यूज़ में लेनी पड़ती है इसके लिए, ओके। ये डिफरेंस हो गया क्वालिटेटिव ट्रेड्स और क्वांटिटेटिव ट्रेड। क्वालिटेटिव यानी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, क्वालिटेटिव मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू प्लांट्स, बट इन क्वांटिटेटिव वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू प्लांट्स बिकॉज दे आर गवर्न बाय दी so many genes and they are also affected from the environment, but qualitative traits are not affected from the environment and they are governed by the single gene or few genes only। यहाँ पे तुम एक डायग्राम से और समझ सकते हो कि जैसे ये प्लांट का है टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्वालिटेटिव ट्रेट्स है, लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या है, बेल शेप कर्व बनाते हैं। ये बेल शेप दिख रहा है डायग्राम के अंदर पूरा, मतलब कोई बीच का कुछ प्लांट तुम ले लो, है ना, तो इसके अंदर डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। प्लांट हाइट 5.1 होगा, दूसरे का 5.6, है ना, किसी की प्लांट हाइट 3 है, किसी की 6 हो गई, किसी की 7 हो गई, तो बीच वाले जैसे प्लांट तुम लोगे उनका मीन वैल्यू लगभग उनका सेम ही रहता है। तो ये तुम्हारे हो गए क्वालिटेटिव ट्रेड्स एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। एनी डिफिकल्टी इफ़ यू फाइंड इन दिस क्लास यू कैन contact me or you can send a message in YouTube channel or in Google Classroom also, okay। Thank you so much।